दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनावों के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। पलनाडु में उमड़ा जनसैलाब दक्षिण भारत में एनडीए की दमदार मौजूदगी को दिखा रहा था। रैली में भाजपा के आंध्र प्रदेश में गठबंधन साधी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। 4 जून को 400 पार का नारा देते हुए प्रधानमंत्री ने आंध्र के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार को जरूरी बताया। पीएम ने एनडीए में सबको साथ लेकर चलने का जिक्र करते हुए इंडी गठबंधन के विरोधाभासों पर जोरदार कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। पीएम ने अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी जिक्र किया। एक दशक में देश में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने आंध्र में हुए कामों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के केंद्र के प्रयासों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस पर आंध्र के गौरव का अपमान करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने वालों का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र की जनता राज्य सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। एनडीए की इस विशाल जनसभा को टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने भी संबोधित किया। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को सराहा और इन चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत का विश्वास जताया। इस दौरान राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार भी लगातार निशाने पर रही। रविवार को मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की रैली हुई, जिसमें कांग्रेस और सहयोगी दलों के तमाम नेता शामिल हुए। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी नए विवाद में फंसते हुए दिख रहे हैं। राहुल ने देश की जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग को कहा है कि एक दिन जब बीजेपी सरकार बदलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ईडी और सीबीआई पर दिए राहुल गांधी के बयान पर बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार की धमकी राहुल गांधी दे रहे हैं, अगर वो सत्ता पर आए तो ईडी और सीबीआई पर कार्रवाई करेंगे। ये किस प्रकार की अहंकारी मानसिकता है। शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की मेगा रैली पर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, क्योंकि शिवाजी पार्क से बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश का मार्गदर्शन किया था। उसी पार्क में ये रैली हो रही है और वीर सावरकर के खिलाफ आरोप लगाने वाले इसमें शामिल हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापन नहीं दिखा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद अब चौक चौराहों से नेताओं के होर्डिंग्स हटाने का काम शुरू हो गया है। बदायूं से ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव के दौरान हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए सभी प्रदेशों के प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी नियंत्रण एजेंसियों को पैनी नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आचार संहिता का उल्लंघन जैसी 4 प्रमुख चुनौतियां हैं और आयोग इससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम और प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव परिणाम की तारीख में बदलाव किया है। अब 4 जून की बजाय 2 जून को दोनों राज्यों की विधानसभाओं के परिणाम आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से शनिवार को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा अपलोड कर दिया है। 15 मार्च के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को ये लिस्ट नई जानकारी के साथ 17 मार्च शाम 5 बजे तक अपलोड करनी थी। चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डीएमके को 656.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन्स फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने भाजपा की सदस्यता ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजेंद्र भंडारी का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली से हम परिचित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो उत्तराखंड को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि भाजपा उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राज्य में उनकी 25 सीटों की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। पंजाब के अमृतसर में भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि भाजपा की रणनीति स्पष्ट है। भारत विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसे और मजबूत करना है। गौरव भाटिया ने कहा कि विकसित भारत की जो सोच, जो रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसको जनता के बीच में लेकर जाना है और बताना है कि किस तरह से एक ईमानदार, मेहनती, कर्मठ और एक ऐसी व्यक्ति जो आपके प्रति निष्ठा रखता है उसे वोट करें। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि हमें यकीन है कि इस बार पंजाब से वो आवाज गूंजेगी जो पूरे देश तक जाएगी। 13 सीटों पर कमल खिलेगा, भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करके 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी दी। जयराम रमेश ने नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात कही। उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी जनता को 25 गारंटी दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। यह केजरीवाल को ईडी का 9वां समन है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी किए गए 9वें समन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। उनका कहना है कि यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी की तरफ से 9वें समन पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अब कोर्ट के सामने इस मसले पर बहस होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऐप मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की। महादेव ऐप मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की है। भूपेश बघेल के अलावा 19 नामजद सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और संदेश खाली मामले के 3 आरोपियों को सीबीआई ने बशीरहाट उप विभागीय अदालत से हिरासत में ले लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ईडी की टीम पर हमले के मामले में निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और संदेश खाली मामले के 2 अन्य आरोपियों को सीबीआई द्वारा बशीरहाट उप विभागीय अदालत में पेश किया गया। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित बिहार में पटना के फुलवारी शरीफ में जुलाई 2022 में दर्ज किए गए मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार को मोहम्मद मोरेफ नामक एक और आरोपी के खिलाफ विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस आरोप पर कि भाजपा बीपीएससी पेपर लीक में शामिल है। बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? ये आरजेडी नहीं है, हर चीज की जांच की जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश जानता है कि लालू यादव के राज में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता था। जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं वे युवा नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को गिरफ्तार किया। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव की गिरफ्तारी पर डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक और स्टार इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ रह चुके रतिकांत बसु का रविवार को अहमदाबाद के उनके घर में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। नीलगिरी में भीषण आग, जंगल की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। अपने अग्निशमन प्रयासों को जारी रखते हुए MI-17 B5 हेलीकॉप्टर्स को बॉम्बी बकेट ऑपरेशन में लगाया गया। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में धनबाद के 2 परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने जमकर बवाल मचाते हुए दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन गई है। रांची के निवर्तमान सांसद संजय सेठ ने कहा है कि पूरे मामले में एसआईटी गठन करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दुग्ध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए फल और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 2 नए संयंत्र स्थापित करने पर 650 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 18 मार्च से अपनी वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने जा रही क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 ने कहा कि साल के अंत तक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 350 से अधिक हो जाएगी। पॉलिसी बेचने के नाम पर ग्राहकों से हो रहे धोखाधड़ी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने और खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। चॉकलेट बनाने वाली कंपनी बैरी कैरेबाउट समूह और आईटी कंपनी बोहलर सहित स्विट्जरलैंड की कई कंपनियां भारत में निवेश को लेकर इच्छुक हैं। एक साक्षात्कार के दौरान स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की मंत्री हेलेन बर्डलेकर ने ये बात कही।
महज 2 साल के भीतर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन में 41,000 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया है। फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के बीच इक्विटी लेन देन के बाद ये जानकारी सामने आई। खेल क्षेत्र की खुदरा कंपनी डीकैथलॉन द्वारा भारत में उत्पादन और खुदरा पहुंच को और बढ़ाने के लिए निवेश में तेजी लाने की बात कही गई है। डीकैथलॉन भारत से अपने उत्पादन का 65% वैश्विक बाजारों का निर्यात करती है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को बेहतर बताते हुए इसकी तुलना वर्ष 2003 से 7 के समय अवधि से किया गया है। दरअसल वर्ष 2003 से 7 में देश का आर्थिक वृद्धि दर औसतन 8% से अधिक थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारतीय रेलवे ने एक साल में कुल राजस्व में करीब 17,000 करोड़ की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारतीय रेलवे का अब तक का कुल राजस्व 40 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। कमाई के साथ ही रेलवे ने यात्रियों के लिहाज से भी चालू वित्त वर्ष के दौरान नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 648 करोड़ दर्ज की गई है, जो पिछले साल से 52 करोड़ ज्यादा है। जीएसटी में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद जोमैटो को 8 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी ऑर्डर मिला है। कंपनी को ये नोटिस गुजरात के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स द्वारा जारी किया गया था। आर्थिक परिदृश्य में सुधार और घरेलू मोर्चे पर मजबूत आंकड़ों के कारण मार्च में विदेशी निवेशकों ने अब तक 40,710 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा एक साल के भीतर 1 लाख से अधिक पेटेंट दिया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान रोजाना करीब 250 पेटेंट जारी हुए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को 2023 के लिए क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम पुरस्कार दिया गया है। बेहतर कार्य के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कंपनी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। रूस के बेलगोरोड के आवासीय इलाकों को निशाना बनाकर किए गए यूक्रेनी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूक्रेन से आयातित अनाज को रोकने और कृषि संबंधी अपने कई मांगों को लेकर स्पेन के किसानों ने राजधानी मैड्रिड में प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्रैक्टरों के काफिले को निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। काला सागर में किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अपने नौसैनिकों को तैयार कर रहने को कहा है और रूसी नौसेना को संबोधित करते हुए उन्होंने निरंतर युद्धाभ्यास करने का आदेश दिया। यूक्रेनी सैन्य बलों द्वारा काला सागर में तैनात रूसी नौसैनिकों पर हमले के बीच रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नौसेना के कमांड सेंटर का दौरा किया। अपने इस दौरे में रूसी रक्षा मंत्री ने सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। रूस के दिवंगत विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की पत्नी यूलिया नवलनाया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शनी में शामिल हुई। बर्लिन में आयोजित प्रदर्शन में शामिल लोगों से रूसी मतदाताओं से पुतिन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी 3 दिवसीय मतदान प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। यूक्रेन पर रूस में जारी युद्ध के बीच संपन्न हुए इस चुनाव में लोगों ने जमकर मतदान किया। अमेरिका और जॉर्डन के सैन्य बलों द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर गाजा के प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाई गई। इस मानवीय सहायता सामग्री में ज्यादातर खाद्य आपूर्ति के बंडल शामिल थे। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच तेल अवीव में हजारों इजरायली नागरिकों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इजरायली प्रधानमंत्री से जल्द देश में चुनाव कराने की अपील की। इजराइल और हमास में जारी खूनी झड़प के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक ने रफा सीमा से सटे इलाकों का दौरा किया। जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने अकाबा में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्कोल्ज ने क्षेत्र में शांति को कायम करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री से एक निर्णायक वार्ता करने का आश्वासन दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे। 18 मार्च से 20 मार्च तक चलने वाले इस सम्मेलन में उत्तर कोरिया से संभावित खतरों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ओहियो के पास एक रैली को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित नहीं हुए तो फिर देश में खून खराबे का माहौल हो जाएगा। कुछ महीनों के भीतर आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण स्थानीय लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रेक्जेंस प्रायद्वीप पर हुए इस विस्फोट के बाद हजारों लोग विस्थापित होने पर मजबूर हो गए। अमेरिका के शिकागो में सेंट पैट्रिक दिवस की धूम रही और इस मौके पर नदी को हरे रंग में रंगा गया।
इस मौके पर दुनिया भर से हजारों दर्शक शिकागो में जुटे, जिन्होंने शिकागो नदी को चमकदार हरे कैनवास में तब्दील होते देखा। बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रक्षा सचिव गिरिधर अरमने, एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह और सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुकाबले के बाद रक्षा सचिव गिरिधर अरमने ने विजेता टीम को बधाई दी। नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर की। वहीं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली विजेता टीम को जीत की बधाई दी। डिफेंडिंग चैंपियंस कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अल्कराज ने इटली के यानिक सिनर को हराया। इंडियन वेल्स के फाइनल में कार्लोस अल्कराज का सामना रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा। मेदवेदेव ने सेमीफाइनल में अमेरिका के टॉमी पॉल को हराया। इंडियन वेल्स के महिला एकल फाइनल में शीर्ष वरीय इगा श्वांतेक का सामना मारिया सक्कारी से होगा। श्वांतेक ने सेमीफाइनल में मार्टा कोस्तुक को मात दी। ग्रीस की मारिया सक्कारी को इंडियन वेल्स के फाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मारिया सक्कारी ने अमेरिका की कोको गॉफ को मात दी। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। जोकोविच 6 बार मायामी ओपन जीत चुके हैं। रेड बुल के टीम प्रिंसिपल क्रिश्चियन हॉर्नर से जुड़े विवाद में लिप्त महिला ने उनके व्यवहार के प्रति आधिकारिक शिकायत दर्ज की है। महिला ने फॉर्मूला 1 की गवर्निंग बॉडी FIA में शिकायत की है। सऊदी क्लब अल इत्तिहाद ने अल फतेह को 4-2 से मात दी। अल इत्तिहाद ने ये मैच अल फतेह के घरेलू मैदान पर जीता। अल हिलाल ने सऊदी लीग में शीर्ष पर अपनी बढ़त 12 अंक की कर ली है। अल हिलाल ने स्टॉपेज टाइम में किए गए गोल की मदद से दमाग को हराया। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने डार्मस्टैड को मात दी। इस मैच में हैरी केन ने 31 लीग गोल का निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया। रियल मैड्रिड ने ला लीगा के शीर्ष पर 10 अंक की मजबूत बढ़त बना ली है। रियल मैड्रिड ने ओसासुना को मात दी। कतर फुटबॉल टीम के कप्तान हसन अल हायदौस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। उनका करियर 16 साल लंबा रहा, जिसमें उन्होंने लगातार 2 बार एशियन कप जीतने में ये उपलब्धि हासिल की। मैनचेस्टर सिटी ने FA कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैन सिटी ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुलहम ने टॉटनहैम हॉटस्पर को 3-0 से हरा दिया। फुलहम की ओर से मनीज कारवाल्हो ने 2 गोल किए। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। मूसेवाला के पिता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर आ रही है।